नरेश जी, आपका बैकड्रॉप। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस की सभी दर्शकों को और मेहमानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस पे हम सभी संवाद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, संस्कृति या राष्ट्र की पहचान होती है। कहें तो भाषा एक संस्कृति है, उसके अंदर भावनाएं, विचार निहित होता है। मातृभाषा ही हमें परंपराओं एवं संस्कृति से जोड़े रखता है। 14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी ऐसा निर्णय लिया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस को उत्सव की तरह हम सभी बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं। कई कवि गोष्ठी का आयोजन होता है, कई हिंदी के साहित्यकारों, रचनाकारों का सम्मान कार्यक्रम होता है। हिंदी के साहित्यकारों, लेखकों, समीक्षकों, कवियों को हम याद करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक तथ्य ये भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र जी का 50वां जन्मदिन था। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था स्वतंत्रता प्रति, और इसी के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे कई साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र जी ने अथक प्रयास किए। इसके प्रतिफल ही राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से समस्त भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने लगा था। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है भारतीय भाषाएं, साहित्य एवं संस्कृति। इस विषय पे संवाद के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेहमान। मैं उनका परिचय करवाती हूँ। अलका सिन्हा, वरिष्ठ लेखिका, कवियत्री। मैम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नरेश शांडियाल, वरिष्ठ लेखक, कवि, साहित्यकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। अलका जी, हम भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि राष्ट्र भाषा के रूप में तो हम सभी इसके विकास से परिचित हैं, परंतु विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की वजह से आज राजभाषा हिंदी, कामकाजी हिंदी, तकनीकी हिंदी जैसे अनेक शब्द चल रहे हैं। सांस्कृतिक प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए हिंदी का किस प्रकार अब तक प्रयोग हुआ है और क्या और होना चाहिए या हो पा रहा है, इस पे हमारे दर्शकों को समझाएं। जी मैम। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी देखने वालों को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी एक अपनी भाषा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जब लोग अपनी जान पर खेल रहे थे, उस समय आजादी के मायने में भाषा की स्वतंत्रता भी एक मुद्दा था। और हम ये मान के चलते हैं कि जब आप स्वतंत्र होने की बात करते हैं तो आपकी अपनी पहचान होती है, और अपनी पहचान आपके भाषा से, आपकी बोली से, आपके परंपरा से, आपके रीति रिवाजों से, आपके परिधान से, आपके खान पान से परिलक्षित होती है। तो भाषा उनमें से, आज जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं, सारी दुनिया में इस बारे में बात होती है और हर कोई अपनी पहचान को लेकर बहुत जागरूक हो गया है। तो हमारे देश ने भी जब आजादी की लड़ाई के लिए कदम बढ़ाया था, तो उस समय जब हमने सोचा था
कि हमारा अपना देश होगा, हमारी अपनी सोच होगी, तो हमने समझा था कि हमारी अपनी शिक्षा नीति होगी, हमारी अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और हमारे पास अपनी भाषा और अपनी बोली होगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे देश में जो बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती, हमारे देश में जाति की, धर्म की, भाषा की, बोली की, रहन सहन की, रिवाजों की इतनी विविधता है कि जैसे बगीचे में बहुत रंग के फूल होते हैं। तो अब यही हमारी खूबसूरती भी है और यही हमारी चुनौती भी है। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, बहुत गौरव से स्वीकार किया और हमने ये माना कि हम सभी भाषाओं को रहने देंगे। इसलिए हमारी जो मातृभाषाएं हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, वो जस की तस रहेंगी और उनका अपना स्थान, अपना गौरव रहेगा। सवाल ये उठता है कि जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बात करेगा तो उस समय एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा होनी चाहिए दोनों के बीच में सेतु का काम करे। अब वो भाषा क्या हो सकती थी, वो भाषा क्या हो सकती थी, ये बात सोचने के लिए हमारे जो जिन समितियों का आप जिक्र कर रही हैं, उन समितियां, वैसी समितियां बनाई गई, भाषा के विद्वान इकट्ठे हुए उसमें और सबने ये तय किया कि कोई एक ऐसी भाषा जो हर दूसरी भाषा के कहीं अधिक निकट बैठती हो। तो ये पाया गया कि संस्कृत से बहुत करीब है हिंदी और हिंदी क्योंकि संस्कृत से सभी दूसरी भाषाएं निकली हैं, तो सर्वसम्मति से ये पारित हुआ कि हम हिंदी को राजभाषा, राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, जिसमें शासन चलता है, देश का शासन चलता है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अक्सर लोग ये भी मानते हैं कि इसको राष्ट्रभाषा बना दिया और इसको लेकर के बहुत से विरोध होने लगे, बहुत से मत मंतव्य होने लगे, भेद होने लगे, विभेद होने लगे। लेकिन जब हम बात करते हैं राजभाषा की, तो हमारा आशय होता है वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जा सके। वो एक कॉमन भाषा होनी चाहिए जो हर पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक भाषा में हम संवाद करें। तो उस भाषा के नाते हमने तय किया था कि अगर हम हिंदुस्तान के लोग काम करेंगे तो हम हिंदी भाषा में बातचीत करेंगे। और ये बात हुई जब एक बार तय हुई, इससे पहले जितना वाद विवाद होना था वो हो चुका और अब हमें वो स्थिति आई है कि हम अपने उस निर्णय का सम्मान करते हुए अपनी जो भाषा है उसका प्रयोग करें। मगर ये दुखद है, इसके बावजूद जो हकीकत है वो हमें मानना चाहिए। ये दुखद है कि आजादी के इतने लंबे वर्ष के बाद भी 1949 को ये तय हो गया था कि हम हिंदी को राजभाषा बना रहे हैं, तो आज तक भी हम पूरी तरह से हिंदी को लागू नहीं कर पाए। और दूसरे क्षेत्र तो छोड़िए, हमने हिंदी के हिसाब से 3 भागों में बांटा है पूरे देश को, क, ख और ग। तो जो क क्षेत्र हैं वो बिल्कुल हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, जहाँ हिंदी में ही वार्तालाप होता है, वहां पर भी 100% हिंदी में काम नहीं होता। अब इसके कई कारण हैं। हम जब चर्चा के क्रम में आगे बढ़ेंगे, नरेश जी हमारे साथ बैठे हैं और हिंदी को लेकर बहुत ही प्रतिबद्ध रहे हैं हमेशा से, तो मैं चाहूंगी कि वो अपनी बातों के साथ आएंगे जरूर। लेकिन ये है कि ये एक मुद्दा, बहुत कठिन मुद्दा हमारे लिए बनता जा रहा है, जो कि बड़ी सहज बात थी। जिस तरह हम अपने देश को प्यार करते हैं, जिस तरह हम अपने झंडे को प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपनी भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। और मैंने तो अपनी कविता में कहीं लिखा भी है कि बोलना अपनी मादरे जबान भी होता है देश से मोहब्बत का एक निशान। तो आप अगर अपनी मादरे जबान, अपनी मातृभाषा में बात नहीं करते, आप अपनी जो कॉमन लैंग्वेज एक बार राजभाषा हमने तय कर दी, एक लंबे समय तक इसके बारे में चर्चा होने के बाद तय की, और फिर आप उससे विरोध करते हैं या आप बड़ी अदा से कहते हैं कि मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है कहते हुए आपको काफी शर्म आती है, लेकिन हिंदी कमजोर है ये कहते हुए शर्म नहीं आती। तो मुझे इस बात से ज्यादा तकलीफ, अगर भाषा नहीं आती ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इस भाषा के न आने का दुख नहीं। जी, के बिना शायद हम काम चला सकते हैं, लेकिन भाषा भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन अपनी भाषा के लिए आप देखिए स्कूल लेवल पर हम फ्रेंच सीखते हैं। तो मैंने अपनी एक कहानी में भी लिखा कि हम दूसरी और कई भाषाएं सीखते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारा भविष्य उससे बनेगा। और यही वो मुद्दे हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमारी आज की बातचीत में सामने आए। तो मैं फिलहाल मैं चाहूंगी कि इस पर हम और भी चर्चा करें।
नरेश जी जी भी जी हमारे जी, साथ में हैं, मैं बात को भी यहाँ विराम बिल्कुल देती हूँ। सही कह रही हैं कि ये एक हमारी जो राष्ट्र के प्रति प्रेम और सद्भावना है, और एक राष्ट्र प्रेम है, वो भाषा बहुत बहुत कुछ निभाता है कि आप अपनी भाषा से कितना उसको तवज्जो देते हैं और कितनी आप उसमें काम करते हैं या बातचीत करते हैं। बिल्कुल सही कहा अलका जी। सांडिल्य सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, भारतीय गणराज्य में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिस पर साहित्य में काम हुआ है? क्या आप संतुष्ट हैं इस पूरे काम से? जी, बहुत सारी हमारी भाषा है, इस पे प्रकाश डालिएगा सर। जी ये सर। जो जो दूसरी भाषाएं, हर भाषा में साहित्य पे काम तो हुआ ही है। अब हिंदी हिंदी जो है मुख्य भाषा है, और हिंदी से जो इसके समानांतर कह लो या उनकी सहयोगी भाषाएं कह लो, वो जैसे ब्रज है, अवधी है, और राजस्थानी है, ऐसे तो और भी बहुत सी भाषाएं हैं जो हमारी संविधान की सूची में है। तो सभी में साहित्य का काम हुआ है, और बहुत क्या कहते हैं, असाधारण काम भी हुआ है। अवधि में तो हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है कि जो उसके जो रचयिता हैं वो महाकवि हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी से किसी तरीके से वो अलग है वो भाषा, ये उसकी सहायक नदियों की तरह है, उसको ही पोषित करने के लिए भाषाएं। ब्रज में जितना भी साहित्य पहले तो साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी में। अवधि में तो तुलसीदास जी ने बाद में एक थोड़ा बदलाव के लिए, और आम लोग जो बोलते थे, क्योंकि वो अवधि भाषा ही बोलते थे, तो उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो ब्रज में ब्रज के ज्ञानी नहीं थे, वो तो संस्कृत के, पुराणों के, हर तरीके के ग्रंथों के, भारतीय वाङ्मय के विद्वान थे। और उन्होंने बाद में सिद्ध भी कर दिया, जो उन्होंने ब्रज भाषा में जो अपने गीत लिखे, और विरह के, और विनय पत्रिका ये वगैरह, तो उसमें उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखकर सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं ब्रज ब्रज या दूसरी जो साहित्य की जो भाषा है वो नहीं, उससे अवगत नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सब जगह काम हुआ है, और सारी भाषाएं जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, वो एक समन्वय के रूप में, एक जैसे 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 होता है कि कई भुजाएं होती हैं, कई क्षेत्र होते हैं, तो उस क्षेत्र में सब काम करते, पूरा देश काम करता है, लेकिन राष्ट्र के रूप में और उसके रूप में सब एक होते हैं। उसी प्रकार इतनी जातियां हैं हमारे, विविधता में एकता। हमारे देश का सब अन्य देशों से हम क्यों अलग हैं? तो इसलिए ही अलग हैं कि हम बिल्कुल एक ऐसे देश हैं कि दुनिया के सामने उदाहरण है कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी विविधताओं के बावजूद इतनी बोलियां हैं, मतलब सैकड़ों बोलियां हैं, और मुख्य भाषाएं कितनी हैं, और उसके बाद बावजूद भी हिंदी जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली एक ऐसी भाषा है। और ये इन सब भाषाओं का साहित्य हिंदी का ही साहित्य है, ये हम ध्यान रखें। अब मैथिली में जो लिखा, अब मैथिली में जो कवि हुए हैं, दिनकर जो है उनका गुणगान करते हैं मैथिली के कवि, और उनका जो साउथ में जो विद्यापति कितने सुंदर गीत लिखे हैं, विद्यापति। और ये देखिए हिमालय कविता है उनकी, उसमें विद्यापति का जिक्र आता है, और उनका जिक्र आता है जो साउथ के भारती जी है, जो वहां के कवि थे। तो तमिल, हाँ ये कह सकते हैं कि तमिल एक ऐसी भाषा है जो कि हमारी जो संस्कृत वाली जो परंपरा थी, संस्कृत भाषा से थोड़ा अलग है, और प्राचीन भाषा है, वो भी
एक समानांतर भाषा है संस्कृत के। तो अगर वहां पर कोई संस्कृत, वहां उस भाषा में भी बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है, तो वहां पर ऐसा कोई राजनीतिक विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध है वहां, और वो कई कारणों से है, और उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद सांस्कृतिक रूप से वो हिंदी के साथ ही हैं, सांस्कृतिक रूप से वो संस्कृत के साथ ही हैं। साउथ के कितने राज्य हैं, देखिए आप, मलयाली, जो मलयालम है, मलयाली जो है वो है ही मेरे ख्याल 50-60% तो वो संस्कृति है। अगर कोई बोलता है मलयाली तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई संस्कृत में बोल रहा है। ऐसे ही दूसरी तमिल में भी ऐसे बहुत से शब्द हैं। मैं तमिलनाडु में 15 दिन तक एक बार था, एक किसी प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों के साथ, तो हमने उस भाषा का अध्ययन किया, पता जो हमारी सीमाएं थी उसमें हमने वहां से कायदा खरीदा, और उसमें कितने ही शब्द संस्कृत के शब्द थे और कितने ही तमिल के शब्द, या तो कहें कि वो संस्कृत में थे या संस्कृत के शब्द तमिल में थे, उसको बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अब हमारी भाषा में लैटिन शब्द भी हैं, हमारी भाषा में इंग्लिश के शब्द भी इतने समाहित हो गए हैं कि हम एकेडमी, अब हम अकादमी बोलते हैं तो लगता है हिंदी का शब्द है, एकेडमी बोले, एकेडमी इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हमने उसको आत्मसात कर लिया, हमने उसको अकादमी बना लिया। तो हर भाषा, हिंदी के मतलब सैकड़ों शब्द अंग्रेजी ने लिए, तो आपस में ऐसा कोई विरोध होता नहीं है। केवल कुछ भी आप कह लो कि जो राजनीतिज्ञ लोग हैं या दूसरे और कारणों से कुछ विरोध होता होगा, लेकिन जो आदमी को कोई शब्द प्यारा लग जाता है तो वो उसको अपना लेती है भाषा। ऐसे ही हमारी भाषा के शब्द दूसरे अपनाते हैं। तो ऐसे ही जो बोलियां हैं, आप देखो हिंदी जो है वो बनी है बोलियों से, बोलियों के इतनी कहावतें, इतने लोकोक्तियां, इतने मतलब क्या मैं कहूँगी कि ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगर उसके रूट में जाएं, अगर उसमें जाएं तो हमें पता लगेगा, अरे ये तो वहां का शब्द है, ये तो वहां का शब्द है, ये तो वहां बोला जाता है, ये तो बिहार का है, ये तो बंगाल का है, ये तो हमारी भाषा में एक रूपता है। हिंदी इन सब भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा है, और जो अन्य भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया है, मैं समझता हूँ कि वो हिंदी को ही मजबूत करता है, या हिंदी का साहित्य उन भाषाओं को मजबूत करता है। तो कोई विरोध नहीं है आपस में, और विरोध हमें करना ही नहीं चाहिए किसी भी। हम तो अंग्रेजी का भी विरोध नहीं करते, हम अंग्रेजी का भी विरोध क्यों करें? एक भाषा के रूप में उसे सीखने में एक अच्छा ही है। हम फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, उसके साथ में इंग्लिश भी सीखें। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, उसको सीखना ही चाहिए, सीखना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। लेकिन अपनी भाषा पर गर्व करने से आपको कौन रोकता है? अपनी भाषा पर गर्व नहीं करोगे तो आप खुददारी को करोगे, आप अपनी अस्मिता को, आप अपनी पहचान को, आप उसके विरुद्ध हो जाओगे। मैंने एक माँ को देखा, एक बच्चे के साथ वो जा रही थी, मैं 20-25 साल पहले की बात है। तो एक वो एकदम वहां से हाथी गुजर रहा था, तो बच्चा जो है ना एकदम बोला, दीदी अलका जी सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि संस्कृत शब्दों की भी हमारी अपनी जो जननी ही कही जाती है, जननी है, तो इसमें काम होता है। और सारी भाषाएं प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, सम्मान हमें करना चाहिए। और विविधताओं में एकता की बात है। हमारा देश बिल्कुल अलग है, विश्व में विश्व के मानस पटल पे एक अच्छा, बहुत ही विभिन्न भिन्न रखता है अपनी जो संस्कृति है, और भाषाएं बोली जाती है। इसके लिए आप दीदी अलका जी, आप
मंत्रालय से जुड़ी हैं, आपने बहुत सारे कार्य हिंदी में किया है और हिंदी को अच्छा समझती हैं, साहित्यकार हैं आप, लेखिका हैं, उपन्यास आपने लिखा है, हिंदी में आपने बहुत बढ़िया काम किया है। कैसे देखती हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी को जो महत्व देना चाहिए था, क्या मिल पाया है या नहीं, तो और कितना काम करना चाहिए इस पे हिंदी में, हिंदी के विकास के लिए, इसको प्रफुल्लित करने के लिए, फूलने फलने के लिए? जी। आपने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दी शेफाली जी। जितने लोग हम सब भी यहाँ हिंदी में काम करते हैं सरकारी जी। दफ्तरों में, चलिए मैं 1 मिनट उस रूटीन पर हम्म। जाने से पहले, मुझे लगता है कि जब आपने हम्म। साहित्य और भाषा की बात की थी, अभी जो बात हो रही थी नरेश जी से, उसमें बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण नाम, जब हम बिहार स्वाभिमान मंच से बात कर रहे हैं, तो हम फणीश्वर नाथ रेणु हम्म। का नाम कैसे भूल सकते हैं। फणीश्वर बिल्कुल नाथ बिल्कुल। रेणु के रचनाओं में जो बिहार है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो हम्म। गांव है, जो आंचलिकता है, ये पूरा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने न केवल हम्म। अ, एक साहित्य की रचना की है, बल्कि उस साहित्य के हम्म। जरिए बिहार की बोली बानी को सहेज लिया है अपनी रचनाओं में। हम्म। और उनके जो जी गीत जी इतने जी। सुंदर हैं, उनके जो हम्म। इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, जिसके अंदर की आपको वहां का बटोही मिलेगा, आपको उसके यहाँ के जो बिल्कुल हम्म। आंचलिक शब्द, जिसको कहते हैं ना एकदम टटका हम्म। बोली, वो जी सब जी। शब्द उस साहित्य ने अपने भीतर सहेज के रखा है। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि उनका नाम अगर हम छोड़ के चलेंगे तो अन्याय हो जाएगा, बिहार मंच के अन्याय साथ होगा बिल्कुल। अन्याय हो जाएगा। तो मैं खास बिल्कुल। तौर पर उनका नाम जोड़ना चाहती थी। आप जो बात आपने की सरकारी दफ्तरों की, देखिए हम्म। मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं सरकारी दफ्तर को तो इतना दोष नहीं देती, ना वहाँ काम करने वालों को, क्योंकि वहाँ सभी अलग अलग क्षेत्रों से इम्तिहान पास करके तब आते हैं। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि उनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है। लेकिन हम्म। होता क्या है कि हम्म। जब आप एग्जाम लेते हैं उस वक्त हम्म। आपका एक पेपर हम्म। होता है कि आप इसका एंटोनिम सिनोनिम बताइए। हिंदी में नहीं होता जी पेपर, हिंदी भाषा का पेपर जी। नहीं होता। अगर वो हिंदी में नहीं है भी तो होता। उसका अनुवाद है, हम्म। उसका अनुवाद होता है, हम्म। लेकिन हिंदी भाषा का हम्म। परिचय पता नहीं होता, अंग्रेजी नहीं भाषा हो, का हाँ। होता है। आप बिल्कुल। इंटरव्यू लेते हैं तो आप सोचते हैं अब तो छूट मिली है। लंबी लड़ाइयां लड़ने के बाद ये छूट तो मिली है कि आप इंटरव्यू दे दीजिए मिली है। हिंदी में, हम्म। है। लेकिन आप मान्यता, या आप जो एक तरह से कहिए कि जिसको महत्व देते हैं, वो तो अंग्रेजी के इंटरव्यू होते हैं। तो एक बच्चा, शुरू से हम बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, अ फॉर अनार और आ से आम तो नहीं याद कराते कि बच्चा बेटे जरा सुनाओ तो अंकल को, अंकल आए हैं। ए फॉर एप्पल तो सुनवाते हैं, लेकिन अ से अनार और आ से आम तो नहीं सुनवाते। क्यों नहीं हम पूछते? मुझे हम्म। याद आता है कि मेरी बेटी की जब हम एडमिशन कराने के लिए स्कूल में गए थे, तो उससे ये पूछा गया हम्म। था कि कोई पोएम आती है? तो हम्म। मेरी बेटी ने कहा कि आती है, तो कुछ सुनाओ। तो उसने पूछा कि किस में सुनाऊं, हिंदी में, संस्कृत में या इंग्लिश में? और वो जो प्रिंसिपल जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो 1 मिनट को वो हो गए कि अच्छा हिंदी हम्म। इंग्लिश संस्कृत सब आती है तुम्हें? उसने कहा आती है। हम्म। छोटा हम्म। सा बच्चा, उसको ये नहीं मालूम ये पॉलिटिक्स क्या है, ये सिस्टम क्या है, इस बात को बिल्कुल। उसको कुछ नहीं लेना देना। वो छोटा सा बच्चा कुछ। नर्सरी केजी के हम्म। इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है और उसमें आप पूछ रहे हैं, उस जगह पे वो आपको जवाब दे रहा है ये। तो अगर हम अपने हम्म। बच्चे के भीतर ये संस्कार उस समय डालते हैं उस जड़ में, अब दिक्कत हम्म। यह है कि अब हम्म। मुझे भी पता है कि मेरे बच्चों को जिस फील्ड में जाके आगे लड़ाई लड़नी है, उस फील्ड में हिंदी का ऑप्शन बहुत छोटा है। बहुत तो हमें छोटा सीख, है। है ना, हम सब हिंदी वाले जो हम्म। लोग हैं, आप पूछे उनके बच्चे क्या अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या करेंगे आप? हम्म। ये कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का, प्रतियोगिता का। इसमें आपको नंबर 1 पे खड़े होना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। और हमने उस प्रतियोगिता को ऐसा बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर किया है उसको, कि आपको इंग्लिश ही पहले जाननी चाहिए। हिंदी आप ना भी जाने तो उसके लिए कार्यशालाएं हो जाएंगी, उसके लिए आपको समय दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको पैसे भी दिए हम्म। जाएंगे, आपको उसके लिए वजीफा हम्म। भी दिया जाएगा। तो आप तब सीख लीजिए, हम्म। अब इसकी क्या जरूरत है? तो अब उसमें क्या किया जाए? सरकार कहती है कि ये प्रोत्साहन की भाषा है, इसको प्रेम से आगे बढ़ाना है। अब आप मुझे बताइए, एक जगह आप कहते हैं, हमारी ही संस्कृति कहती है भय बिन होए न प्रीति, और दूसरी जगह आप ही कहते हैं कि हम प्रेम से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल तो बढ़ रही है, वो बिल्कुल बढ़ रही है बिल्कुल। प्रेम से, यही रफ्तार दुविधा होती है प्रेम से आगे बढ़ने की। अलका जी तो बिल्कुल सही दुखद है कही, ये दुविधा स्थिति। की स्थिति है, लेकिन दुविधा की स्थिति है, हमारे हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारे अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाने के लिए सभी चाहते हैं, मजबूरी है, कह सकते हैं मजबूरी है, क्योंकि हम ऐसी सरकार की नीति है, या सरकार नहीं कर पा रही है, या समाज
लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार जी सब। मैं दर्शकों का हाँ जी अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, मीडिया विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जी 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 बहुत बहुत अभिनंदन। और नरेश जी और अलका जी और आपका भी सबको नमस्कार। अब आज हम लोग की स्थिति वही है जो नवरात्रि में कन्याओं की स्थिति होती है। अभी एक लाइव खत्म करके आपसे जुड़ा हूँ जी। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पे आपका बहुत बहुत आपको बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी सर। अलका जी, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि हम अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से उसे अब संस्कार, संस्कृति के बारे में और भाषा की शिक्षा दें। ये हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार की हम बात कर रहे थे, सरकार की नीतियों की बात कर रहे थे, कितना कुछ और सुधार होना चाहिए। हम सभी सरकारी नौकरी में हैं और सरकारी काम करते हैं, तो हमारे लिए ये और भी मायने रखता है कि किस तरह इस पे और सुधार होना चाहिए। जी अलका जी, और कितने कुछ संशोधन होना चाहिए दीदी। जी अलका जी। मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत समय हो चुका। हमें 1949 में हमने ये फैसला लिया था और इतने वर्ष होने के बाद भी अगर हम प्रेम पर नहीं काम कर पा रहे, आप एक छोटा सा नियम निकालते हैं कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो आप ये छोटा सा एक नियम अपने उसमें भी क्यों नहीं लगा सकते? मतलब सरकारी दफ्तरों में कि अगर आप या दूसरे भी दफ्तरों में आपको हिंदुस्तान में रहना है, मतलब मुझे लगता है कि किसी एक जगह पे आकर के थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी व्यवस्था, थोड़ी सी सख्ती चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा महसूस करती हूँ कि बहुत दिन हमने प्रेम से बात, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना, कौन अपने बच्चे को मारना चाहता है? थप्पड़ तो नहीं मारना चाहते, डांटना नहीं चाहते, हम थोड़े से समय साथ बैठते हैं ऑफिस से आने के बाद तो प्यार से पुचकार के काम कराते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमसे डांट भी लगाते हैं। तो ये एक समय है, एक समय बनता है कि हमने प्रेम और प्रोत्साहन से एक लंबा रास्ता तय किया है। और ये बात सही है कि हमारे भीतर वो जज्बा जगना चाहिए। तो अगर वो जज्बा जगेगा तो उसमें हमें थोड़ी सख्ती इतनी रखनी चाहिए कि जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं नौकरी पर रखने के समय, तो उस समय आप पढ़ लीजिए, आप सीख लीजिए, हम आपको समय देते हैं। लेकिन जब आप इसमें नौकरी पर आएंगे तो आपको हिंदी में नाम लिखना, हिंदी में पत्र बनाना, कम से कम छोटी छोटी नोटिंग, ड्राफ्टिंग ये आनी चाहिए। जब आपके प्रमोशन का इम्तिहान होता है तो वो आना चाहिए। इसके लिए अब जो भी सख्ती होनी चाहिए या इसकी अनिवार्यता होनी चाहिए, पर इसको अब हमने मतलब प्रेम बहुत समय लगा लिया। थोड़ा सा समय हमें इसमें अनुशासन के साथ भी चलना चाहिए। हमारी दिक्कत ये होती है शेफाली जी, हम सब बैठे हैं, वाजपेयी जी रहे इतने लंबे समय तक, उन्होंने हिंदी के ही काम को संभालते रहे, लेकिन जानते हैं कि आपको जब आप दफ्तर में काम करते हैं तो जो नोट आपका पीछे से चला आ रहा है अंग्रेजी में, 4 पन्ने अंग्रेजी में चले आ रहे हैं, मैं एक छोटा नोट उसमें हिंदी में डालती, तो वो कहीं कोई मायने नहीं रखता। कल को फिर दूसरे सीट पर जाता है, फिर वो अंग्रेजी में हो जाता है। मेरी जो छोटा सा मेरा नोट था, जो मेरी टिप्पणी थी, वो दब जाती है अंग्रेजी के भीतर, क्योंकि एक अकेले से काम, ये एक सामूहिक है। जैसे हम स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है ना, ये ऐसी स्पिरिट चाहिए हमको इसमें। हम जब तक सब जॉइंटली, सब मिल करके संयुक्त रूप से नहीं जुड़ेंगे, ये माला नहीं बन सकती, एक फूल से माला नहीं बन सकती। और हम लोग अकेला चना भाड़ फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। कुछ थोड़े से लोग हैं जो ईमानदारी से इसके साथ जुड़े हैं। अगर आप इसको व्यवसाय से जोड़ते हैं तो देखिए जिस तरीके से लोग स्कूल लेवल पर ही फ्रेंच सीखने लग जाते हैं। अभी तो नौकरी नहीं करनी थी ना, कॉलेज पूरा करने के बाद नौकरी करनी थी, लेकिन स्कूल लेवल पे ही फ्रेंच, जर्मन, बहुत तरह की भाषाएं सीख रहे हैं और अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा काम हम हिंदी में क्यों नहीं करते? हम उसको जोड़ें। अगर आपको प्रोत्साहन भी देना है तो किसी मतलब मोटी बात पर, स्थूल बात पर होना चाहिए कि एक पखवाड़ा मनाते हैं हम, अच्छी बात है, उसमें कुछ हम कार्यक्रम करते हैं और उसमें हम इनाम देते हैं, उसके बाद वर्ष भर चुप्पी हो जाती। तो ये जो कुछ चीजें हैं, अगर आप हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में नहीं देते, जो कि एक हमारा नियम है, संविधान में ये लिखा गया है, ये मैं नहीं कह रही या कोई XYZ नहीं कह रहा, ये संविधान का दिया हुआ दायित्व है। तो अगर आप दायित्व का निर्वहन नहीं करते तो क्या उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप सिर्फ प्रेम और प्रोत्साहन से समझते हैं कि आप दुनिया जीत लेंगे। जीतना चाहिए, हमारा देश ऐसा ही है जो कि प्रेम और प्रोत्साहन से जीतता रहा है। हमने लड़ाइयां लड़कर नहीं जीता, हमने दिलों से जीता है हमेशा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अनुशासन मुझे लगता है कि एक समय पर जरूरी होता है। हम अब वही मैंने कहा ना, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन
इसके अलावा अगर वो फिर कुछ बात नहीं मानता है तो हमें सख्त भी होना पड़ता है। तो मैं ये की आवश्यकता है। सरकार को अपनी नीतियों को लेकर के थोड़ा सा सख्त भी होना चाहिए, और सख्ती और गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। कम से कम क क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर तो हिंदी बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने अलका जी। लक्ष्मी वाजपेयी सर, सांस्कृतिक सौष्ठव यानी भाषा की अपनी संस्कृति होती है, तो इसे किस प्रकार आप देखते हैं? जी लक्ष्मी सर। जी जी, देखिए भाषा और संस्कृति के लिए बहुत अच्छा मेरे पास एक उदाहरण है, और ये है कि जब मैं ट्रिनिडाड गया वहां मुझे ये बात पता लगी कि जो हमारे अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों को वहां मजदूर बना के ले गए थे, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, जगह जगह से ले गए, तो क्या होता था कि जब ये काम कर रहे होते थे दिन में, अगर ये आपस में भी हिंदी में बात करते हुए एक दूसरे से मिल जाए तो इनके ऊपर अंग्रेज लोग कोड़े लगाते थे। अब इस बात को सोचिए और समझिए, इसमें कोड़े लगाने वाली क्या बात है? कोई बिहार से आया, उत्तर प्रदेश से, तो आपस में तो कैसे कैसे बोलेगा भाई, अपनी भाषा नहीं बोलेगा हिंदी में, फिर उसमें कोड़े क्यों लगते थे? इस पर विचार करिए। तो इसलिए ताकि भाषा भूल जाए और भाषा से कट जाए और अपनी संस्कृति से कट जाए और ब्रेन वॉश जिसको हम कहते हैं वो हो जाए, तो ये बेचारे क्या करते थे, जब पहरे खत्म हो जाते थे तो रात के 11:30-12 बजे रात में ये सारे लोग बैठते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रा, जो भी है, ये सारे एक साथ बैठते थे। फिर कोई हनुमान चालीसा सुनाता था, कोई शेरो शायरी सुनाता था, कोई भजन सुनाता था, कोई लोकगीत सुनाता था, ताकि अपनी भाषा बची रहे और अपनी संस्कृति बची रहे। तो ये आपने जो सवाल किया, भाषा के साथ संस्कृति का सीधा सवाल संबंध है। अब देखिए मैं बताता हूं कि जैसे वो संबंध क्या है। आज अगर हमारे देश में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इतने भयानक किस्म के अपराध बढ़ रहे हैं, अगर 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी भाषा से कट गए हैं। जब हम अपनी भाषा से कटते हैं तो अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपने जीवन मूल्यों से कट जाते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, जब मैं बीकानेर में था, वो दोहा में अभी सुना नहीं सकता, मुझे याद था लेकिन इस समय नहीं याद है, लेकिन उसका मतलब ये है, मारवाड़ी में वो दोहा है, राजस्थानी में वो दोहा ये कहता है कि भाई अगर तेरी आंखों के सामने किसी लड़की, किसी नारी का अपमान हो रहा है और तू खड़े खड़े अपनी आंखों से देख रहा है, तो तू मान के चल के तू मर चुका है। अब ये जो दोहा है, अब ये चीजें हमारे लहू में घुस जाती हैं, हमारे प्रवेश कर जाती हैं और वो संस्कार बन के जीवन भर रहती हैं। तो वही है कि हम, ये इतना आसान काम नहीं है। हमने अपनी भाषा से हम पूरी तरह से कट गए। हमने एक विदेशी भाषा अपना ली, काश हम उनको भी, उसमें भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उनको हमने नहीं अपनाया। वो जिस तरह से श्रम को महत्ता देते हैं, वो जिस तरह के वो सारे सिस्टम, मेरा तो नरेश जी भी गए हैं, अलका जी भी गए हैं, इंग्लैंड में 2 बार गया हूँ, वहां वो सारी चीजें नहीं लागू हैं जो अंग्रेज यहाँ लागू कर गए, क्योंकि उन्हें गुलाम बना के रखना था, दमन करना था, अत्याचार उस तरह से बना, गुलामी को बरकरार रखना था। और हम ऐसे थे कि जब अंग्रेज चले गए तब भी हमने वो सारी व्यवस्था जो की त्यों बनाए रखी। तो यहाँ पर वही भाषा और संस्कृति का सवाल खड़ा होता है कि चूंकि हमने वो सारी चीज बचपन से हमने लाद दी अंग्रेजी। हमारे संविधान में 22 भाषाएं, 1-2 नहीं, और समृद्ध भाषाएं, बंगला, तेलुगु, तमिल, ये वो, और अंग्रेजी कहीं नहीं है संविधान में, लेकिन सबके सर के ऊपर लग के अंग्रेजी बैठी है। और वहां से ही सारी कहानी का गड़बड़ शुरू हो जाता है। और इसीलिए जो भाषा का सवाल है, ये वो कोरी भावुकता का सवाल नहीं है, इसके साथ हमारे बहुत सारे पहलू जुड़े हैं। और इसीलिए तो संस्कृति को बचाना है, जीवन मूल्यों को बचाना है, सचमुच विश्व गुरु बनना है, समृद्ध भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो फिर ये अंग्रेजी के बलबूते नहीं हो पाएगा, कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। आप मुझसे लिखा के लीजिए, जब 5 साल आजादी के बाद थे तब भी हम वही बातें करते थे, वही सारी रोना धोना होता था। हम 70 साल 73 साल पूरे कर चुके, अब भी हम वही रोना धोना। क्यों? क्योंकि जो अगर आप राजकाज ऐसी भाषा में चलाएंगे जिसको देश के 90% लोग नहीं जानते, वो राजकाज कभी नहीं चल सकता। आप किसी पार्टी को ले आइए, भगवान राम को प्रधानमंत्री बना दीजिए, नहीं हो सकता। अलका जी एक सख्ती वाली बात कह रही थी, सख्ती की बात देखिए भारत में तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वोट का मसला है ना।
जब ये हमारी सरकार बदली, मोदी सरकार आई और गृह मंत्रालय से एक सर्कुलर जारी हुआ, वो सर्कुलर कोई किसी को फांसी नहीं लगा रहा था, कोई ऐसी उसमें कड़ी बात नहीं थी, सिर्फ एक सलाहनुमा सर्कुलर था। और जो सबसे ज्यादा हमारे देश में चिल्लाने वाला एक है मीडिया वाला, जो बहुत ही पागलों की तरह चीखता है, उसने तूफान खड़ा कर दिया और वो सर्कुलर दब गया। आज तक उसका पता नहीं, 6 साल नरेश जी इस बात को बेहतर समझ पाएंगे आज, क्योंकि ये संभव नहीं है, सख्ती जिससे नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितना खर्चा हमारे देश में ये पखवाड़ा बनाने और वो उद्घाटन समारोह, समापन समारोह और डब्बे मिठाई के, और फिर राजभाषा अधिकारी पकड़ पकड़ के लाए और वो प्रतियोगिता कर ले, इससे नहीं होगा। ये डब्बों वाला पैसा है, ये जितने गैर हिंदी भाषी प्रांत हैं वहां पर हिंदी को बढ़ाने के लिए जिस तरह से भी हो उस तरह की योजनाएं चलाई जाएं, जोड़ा जाए, अनुवाद किए जाएं, रोजगार उस तरह से बढ़ाए जाएं, तब शायद बात ज्यादा बनेगी। एक बात में यहाँ बहुत जरूरी है, इस बात को आप लोग भी फैलाइए, सब लोग फैलाइए। इसी जमाने में ये गा क्षेत्र खा क्षेत्र का बन गए, तो उसी तरह से आकाशवाणी के लिए नियम निर्धारित हो गए कि भाई यहाँ से महीने में एक ही हिंदी का कार्यक्रम होगा, यहाँ से 2 कार्यक्रम होंगे, यहाँ से साप्ताहिक होगा। अब दुनिया बदल चुकी है। आज कोई ऐसा मतलब देश का कोई ऐसा प्रांत नहीं, कोई ऐसा महानगर, चेन्नई के ले लीजिए, लेकिन वो सारा स्ट्रक्चर बदल गया। लोगों को हिंदी हजारों लोग, लाखों लोग जानने वाले, भुवनेश्वर हो, कहीं हो, लेकिन नियम वही चल रहे हैं। ये बात मैंने भी उठाई, लेकिन नहीं, हम लोग तो कामयाबी नहीं मिल सकती। भारत सरकार को सोचना है, वो सारे नियम अब बदले जाएं, हिंदी का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले भाग लेने का। जहां साप्ताहिक है वहां रोजाना कार्यक्रम हो सकता है। अब नागपुर है, कहने के लिए वो खास क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन नागपुर तो हमारे किसी जमाने मध्य प्रदेश उसकी राजधानी हुआ करता था, जब ये मध्य प्रदेश नहीं बना था। तो ये नियम इस तरह के बने हुए, ये जो बताए ना, उसकी वजह से सारी कहानी गड़बड़। इसको बदलाव की जरूरत है। एक बात और कहूंगा कि देखिए 1964 में ये काम हुआ था, पूरे भारत के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, भारत के शिक्षा मंत्री भी उसमें शामिल थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोडल केंद्र बनाया गया। और उसका लक्ष्य ये था कि 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, इतना मुझे याद नहीं, 64 की बात कर रहा हूँ, 64, 10 साल चलते रहे पाठ्यक्रम, मेडिकल का, बीटेक का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में बदले जाएंगे, सारे पाठ्यक्रम हिंदी में होंगे। और हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी महान है, कहाँ 64 से 10 साल लगा लीजिए तो 74 में सब कुछ हो जाना चाहिए था, कहाँ सन 74 और कहाँ 2020। आज तक एक भी पाठ्यक्रम मेडिकल का इसका नहीं है। इसीलिए हम हर साल इसी तरह विलाप करते रहेंगे। जब तक हमारी ये उच्च शिक्षा नहीं होगी भारतीय भाषाओं में, तब तक अंग्रेजी हमारे सर पे जो है वो चढ़ी रहेगी। आप कितना ही आप परिचर्चा कर लीजिए, कितना ही पखवाड़े मना लीजिए, कुछ नहीं होने का। और आखिरी बात कहूंगा, ऊपर से ये चीजें चलेंगी तब बात बनेगी। पिछले वर्ष 14 सितंबर को नरेश जी भी बैठे थे, विज्ञान भवन में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि पहले छुटपुट कहीं कोई फाइल वाइल आ जाती थी बीच बीच में, कभी हिंदी में आ गई तो आ गई, लेकिन उनका जो रुझान है, जबकि वो खुद गुजराती भाषी हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास 60% से ज्यादा फाइलें हिंदी में आती हैं। तो कहानी यही कि जिस दिन भारत सरकार ये सोच लेगी कि पूरे देश में हिंदी लानी है और इस तरह का मन बना ले, उसी तरह के प्रयास शुरू कर देगी, ऊपर से चीजें चलेंगी, ऊपर से, तो फिर ये हिंदी पूरे सारे दफ्तरों में फैलेगी, सारे देश में फैलेगी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी पर हम, शासन में अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 जगह होनी चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में, और जब तक मजबूरी है तब तक उच्च शिक्षा में। बाकी अंग्रेजी का नामो निशान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होना चाहिए और सरकार में नहीं होना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद। नहीं होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, अलका जी, बोलिए बोलिए। मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ कि मुझे ध्यान आता है कि अब तो रिटायर हो गए हमारे एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे एयर इंडिया में, तो मैं नाम लेना चाहूंगी, हरिचंद जी नाम था उनका। तो वो हमारे यहाँ जब महाप्रबंधक थे तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया था, वही प्रोत्साहन की बात मैं कहती हूँ। अगर ऐसा प्रोत्साहन देते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो वो ये कहते हैं जी पत्र आएगा उसको मैं पहले करूंगा, उसके ऊपर मैं काम करूंगा और बाद में मैं दूसरे पत्र को देखूंगा। तो होता क्या था कि जितने भी टीए डीए के बिल होते थे या ओवर टाइम का बिल होता था, इस तरह का जो व्यक्तिगत होते थे, उसकी साइन करवानी है अपनी,
उन सभी को लोग हिंदी में डाल के देते थे ताकि वो आज के आज हो जाए, और वो होता था, वो होता था, उन्होंने ऐसा किया। तो इस तरह का अगर प्रोत्साहन भी दिया जाए, हालांकि मुझे इससे भी तकलीफ होती, इससे तकलीफ होती, जैसे भी वाजपेयी जी ने कहा ना कि डिब्बे बना करके हम रखें और उसके बाद इससे नहीं होने वाला, बिल्कुल ठीक है, नहीं होने वाला, लेकिन इसको दक्षिण भारत में भेजने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल भाषा का मसला है, हमारी अस्मिता का मसला है, हमारी पहचान का मसला है। तो उसके साथ हमें भावात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा, उसके साथ हमें अपनी गरिमा जोड़नी पड़ेगी, अपना स्वाभिमान। मैंने एक जगह लिखा भी इस बात को कि भाषा जो है ना, संविधान से अधिक स्वाभिमान का मसला है, तो हमारा स्वाभिमान उससे जोड़ना चाहिए। फिर हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपने मतलब एक सीमा तक बहस डिबेट होती है, एक चीज सुननी थी, हमने चुन ली, हमने 1949 को चुन ली, अब फिर उस पे बहस, फिर उस पे बहस नहीं, अब उसे मानने की, अब उसे लागू करने की जरूरत है, और अब अगर लागू नहीं होती तो सख्ती की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये भी मतलब एक मन में हमारे तो बड़ा ही उठता है, क्योंकि हम लोग सरकारी दफ्तर में हर रोज मुझे ऐसे लगता है जैसे मन कवि की तरह कहता है कि एक हिंदी की रोज आप व्याख्या करोगे, रोज समझाओगे, रोज एक बहस होगी, रोज लोग पूछेंगे आपके बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आप रोज बताओगे कि मेरे बच्चे हिंदी में अच्छा जानते हैं। अरे अब कब तक अग्नि परीक्षा लोगे हमारी, कब तक ये चलेगा, कब तक करोगे, कब तक ये चलेगा। तो ये नहीं, बहुत हो गया, बहुत सही बात कही है कि कब तक करेंगे, अब बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर हो गया, इस पे काम करना पड़ेगा। ऊपर से वाजपेयी सर ने कहा, अलका जी आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि ऊपर से ही काम करना पड़ेगा और सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। नए सर से मैं कहाँ तक हो पाया है जन्माष्टमी, सार्थक हो पाई है ये बात गांधी जी की। जी नरेश सर। पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, मेरे को आपकी बात सुनाई नहीं दी। जी नरेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कही थी, तो क्या सफल हो पाई है ये, उनकी बात कितनी सार्थक लगती है मौजूदा दौर में? देखिए, गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जनमानस की भाषा है, इसीलिए ये आज भी उसी रूप में हमारे बीच में है। खाली सरकारी उस पर, ये कृपा पर या कोई भाषा न टिकी है, न किसी देश की टिकेगी। अगर जन के साथ नहीं वो मेल खाएगी, जिस दिन जन के साथ इसका संपर्क टूट गया, उस दिन सरकारें क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अलका जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये संविधान की बात नहीं, ये स्वाभिमान का मुद्दा है। मैं आपको एक अपना उदाहरण देता हूँ। मैं सन 2000 में इंग्लैंड में गया था, तो कुछ कवि, 7-8 कवि थे, तो हम गए शेक्सपियर की समाधि क्या वो भवन जो है, म्यूजियम बना, म्यूजियम। तो वहां गए, तो वहां पे हम सब गए, और वहां पर अच्छी व्यवस्था है, लाइन में अपने सब, और वहां पर एक पुस्तक रखी थी बहुत बड़ी, जो विजिटिंग, मतलब उसको रजिस्टर क्या लें, और काफी बड़ा था वो। अलका जी गई हैं, अलका जी को भी पता होगा अगर वो वहां पर गई, मैंने भी उस पर लिखा था। तो वहां क्या था कि मैंने ये देखा कि मेरे से आगे 3-4 कवि थे और 3-4 पीछे थे, मैं थोड़ा बीच में था। तो 3-4 कवियों ने वहां पर ट्रेंड फॉलो किया, वहां अंग्रेजी में सबने अपना नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, ये लिखा, वो लिखा, साइन किए। दूसरे ने भी ऐसे किया, जो अंग्रेज करते हैं वो तो कर ही मैंने वहां पर बड़े बड़े शब्दों में, आप अगस्त के महीने में मैं गया था 2000 में, आज भी वो अगर वो किताब को देखा जाएगा तो बड़े बड़े अक्षरों में मैंने अपना नाम हिंदी में लिखा, अपना पूरा एड्रेस लिखा, अपना फोन नंबर लिखा और हिंदी में साइन किए। मेरे पीछे सीतेश आलोक खड़े थे, सीतेश आलोक, वो चुपके से ये देख रहे थे, और उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी दी और कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं यही देखना चाहता था कि नरेश शांडिल्य यहाँ अंग्रेजी में लिखता है या हिंदी में लिखता है। तो बातें करते हैं, वहां पर कुछ और करते हैं। इस तरीके से हमें अपनी भाषा पर
गर्व होना चाहिए। और इस हद तक कि हम किसी फैशन में ना फंस जाएं। हमें अपने ये अलका जी की बात को मैं दोहरा चाहूंगा कि स्वाभिमान का मुद्दा है। भाषा अगर स्वाभिमान से आप नहीं जोड़ोगे, बिल्कुल, सरकारें रोटी रोजी और ये सब सरकारें देखेंगी, लेकिन अगर हमारे गिरफ्तिया मजदूरों ने हनुमान चालीसा पढ़कर, तुलसीदास के गुटके को पढ़कर अपनी भाषा को बचाए रखा, कोड़े खाकर अपनी भाषा को बचाए रखा, तो हम तो सुविधाओं में रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं। अगर हम अपनी भाषा से कट गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये सरकार का मुद्दा नहीं है, ये सहकार का मुद्दा है। हम सब मिलकर इस भाषा को बचाएंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई अमित शाह आए, कोई आए, सरकार भाषा को नहीं, जनता सहकार भाषा को बचाएगी। और मैं फिर भी नई शिक्षा जो नीति लागू हुई है उसमें प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से भारतीय भाषाओं में होगी। क्योंकि अगर आप अपनी मातृभाषा को शुरू से ही बिसरा देंगे, शुरू से ही उसमें अलग हो जाएंगे, तो आपकी भाषा कभी मजबूत नहीं हो सकती, आपकी मजबूत नहीं हो सकती। तो हमें कम से कम प्राइमरी एजुकेशन में, जो कि एक बहुत पुरानी मांग थी, उसको आज समझा गया है। कितने वर्षों के बाद समझा गया है वो अलग बात है, लेकिन कहीं से तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है। हाँ, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है। भाषा का कोई काम नहीं है। भाषा अगर शंकर वाजपेयी जी हिंदी बोलेंगे, नरेश शांडिल्य हिंदी बोलेगा, अलका सिन्हा हिंदी बोलेगी, सुरभि अगर हिंदी बोलेगी, ये 4 आदमी 4 लाख 4 करोड़ 4 अरब तक जा सकते हैं। ये हमें विश्वास होना चाहिए। तो ये बात स्वाभिमान से जुड़ी हुई है और हम इसे स्वाभिमान का मुद्दा माने, गर्व करें। जैसे किसी को अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर गर्व होता है, उसी तरीके से अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। भाषा पे गर्व होना चाहिए जी, बहुत अच्छी बात कही है, तभी सपना साकार होगा। हमारे बापू ने भी जो कहा था जनमानस की भाषा, और इस पे शिक्षा नीति की भी आपने बात की है, तो सरकार कोशिश करे और गंभीरता से करे। और अभी जो शिक्षा नीति नहीं आई है उस पे भाषा पे जोर दिया गया है कि किस तरह से भाषा की पकड़ होनी चाहिए। अलका जी, आप रेणु जी की बात हो रही है, हमारी भाषा संस्कृति हमारी माँ की तरह है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति माँ का स्थान देव तुल्य होता है, वैसे ही हमारी भाषा की अपने सम्मान की बात करें हम, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। बहुत साल हो गए हैं आजादी को, लेकिन इस आवाज कट रही है आपकी। काम कर रहे हैं इसमें से जी। मैं ये कह रही हूँ, आ रही आवाज? जी अलका जी, आ रही? मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात कही है शांडिल्य सर ने कि जनमानस की भाषा तभी बन पाएगी जब हम सभी मिलकर काम करेंगे, और सरकार को भी इस पे सख्ती से, आपकी बात है, सख्ती से और गंभीरता से काम करना होगा। और इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, तभी सरकार को भी चेतना होगा। और इस पर जनमानस की भाषा जो बापू ने बोला है, जनमानस की भाषा बन पाएगी और एक दूसरे से जोड़ पाएगी। और माँ की बात कर रही थी मैं कि माँ होती है तो माँ जो माननीय आदरणीय होती है, माँ तुल्य है हमारी भाषा। इसको समझने की, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, हमारे समाज को, परिवार को और सरकार को। आपने अलका जी रेणु जी की बात की है, हम बिहार स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति और भाषा के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे अंतिम पड़ाव में हम हैं,
तो चलते चलते मैं आपको सुनना चाहूंगी कि कुछ दो शब्द, जो आप कवित्री भी हैं, तो मैं आपको दर्शकों को के लिए मैं सुनना चाहूंगी, और मैं भी सुनना चाहूंगी कि रेणु जी की भी चर्चा की, और हम बिहार स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, भाषा की स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, बिहार स्वाभिमान आंदोलन पे के फेसबुक पे पेज पे हैं, तो किस तरह से आप इसे चलते चलते देखना और समझाना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूंगी सुरभि जी कि वही बात हुई जो हमारे मतलब भाषा के अंदर सिर्फ भाषा नहीं होती, भाषा और संस्कृति आपने विषय यही दिया है। भाषा और संस्कृति आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे देह और आत्मा का मिलन होता है आपस में। तो अगर हम साहित्य में जो हम रचते हैं, हम उसके साथ उन शब्दों का शब्द लेते हैं, उन शब्दों का शब्द जैसे समझ लीजिए कि वस्त्र है, और उसके भीतर जो आत्मा समाई है वो उस संस्कृति की आत्मा है, जिसमें हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे गीत होते हैं। और रेणु जी ने तो खास करके उनकी हर रचना, वो अपनी मिट्टी की गंध उनके अंदर इतनी सुंदर है कि मैं कहती हूँ वो अपनी मिट्टी के कवि है, अपनी मिट्टी के कवि। आंचलिकता जो उपन्यासों में आंचलिक दृष्टि थी वो देने वाले तो रेणु जी हैं। उसके बाद तो फिर सिलसिला चल पड़ा, बिल्कुल वही हमें सिलसिला चलाना है दरअसल। अगर आप चाहते हैं, मैं समझती हूँ जैसे हमारे यहाँ छठ होता है, देखिए हमारे बिहार का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो छठ है, सबसे बड़ा पर्व जो है वो छठ है। कितना कठिन है ये, मगर कितना पवित्र और कितना एक्सेप्टेड है, कितना स्वीकृत है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ना कोई अकेला छठ कर ही नहीं सकता, ये इतना कठिन है कि कोई अकेला कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे समुदाय को, समाज को साथ आना पड़ता है। और उसमें जो गीत आते हैं, उसमें जो आप गीत गाते हैं ना, वो गीत आपकी परंपरा को, आपके समय को, आपके रीति रिवाजों को, आपके संस्कारों को, सबको नदियों की तरह बहाती हुई लेती चलती है। और जहां जहां वो गीत गाए जाते हैं, वहां वहां वो संस्कार जो है अपने निशान छोड़ते चले जाते हैं। तो रेणु जी ने वो काम किया। रेणु जी की लेखनी में जब वो एक भी किसी का जिक्र करते हैं, उनके नाम भी होते हैं, यहाँ तक कि जो उनके पात्रों के नाम भी होते हैं ना, वो भी वो सीधे सीधे नाम नहीं होते, उसके पीछे या, जैसे हम लोगों को आदत है ना, अरे पुरविया, अरे पर्वतिया, तो वो या भी जोड़ देते हैं, उसका नाम ही या लगा के करते हैं। तो मतलब है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके साथ इतना एकाकार हो जाता है। तो ये एक बहुत है ना, वो मुझे लगता है कि जब आप रचना कर रहे हैं तो रचनाकार का एक बड़ा धर्म होता है कि वो उस समय और समाज को जीवित रख ले। आज भी जब हम 100 साल पुरानी बात को उठाना चाहते हैं, या प्रेमचंद की रचनाओं को, या मैं कहती हूँ हम बिहार की बात करते हैं तो उनको विद्यापति को उठाना चाहती हूँ, तो जब विद्यापति कहते हैं कखन हरब दुख मोर हो भोलानाथ, तो ऐसा लगता है कि एकदम तड़प कर कह रहा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, कखन हरब दुख मोर हो भोलानाथ। तो ये जब आप कहते हैं तो उसके अंदर जो उसका दर्द है वो ऐसे पिरोया हुआ होता है उसके अंदर ऐसे वो दूसरे शब्दों में नहीं आ सकता, वो दूसरे शब्दों में आ ही नहीं सकता जो आपकी अपनी बोली बानी में आ सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब रचनाकार बैठे हैं, हम तीनों यहाँ पर, हम चारों अपनी अपनी तरह से रचना कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, और सभी अपनी अपनी रचना में अपनी भाषा को, अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं और उसको लेकर चलते हैं। तो हम उसको, एक बात जो आपने कहा कि रचना तत्व से भी जोड़ लेते हैं, तो अभी जितनी बात उठी मुझे अपनी एक कविता याद आ गई जो मैंने कहीं सुनाई नहीं है, लेकिन ये अभी वाजपेयी जी ने कहा कि जैसे पंगत जमती है और उसी तरह से हर बार हम लोग इस बात को महसूस करते हैं। मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि एक जो आपकी खुशबू है कविता की, वो हम सभी दर्शकों और में हमारे लिए जी स्वागत है। तो मैं यहाँ से करती हूँ, वाजपेयी जी, नरेश जी, मैं रखती हूँ आप लोगों के बीच में। फिर आया हिंदी पखवाड़ा, जी शुक्रिया। फिर आया हिंदी पखवाड़ा, खूब सजेगा आज अखाड़ा। फिर आया हिंदी पखवाड़ा, खूब सजेगा आज अखाड़ा। अखाड़ा ये बिल्कुल आएंगे सज धज कर सारे, पढ़ने को फिर वही पहाड़ा, कुछ नहीं होता इसके अलावा, वही पहाड़ा पड़ा जाता है। आएंगे सज धज कर सारे, पढ़ने को फिर वही पहाड़ा, फिर वो ही यशगान बजेगा, रंगमंच फिर खूब सजेगा। फिर वो ही यशगान बजेगा, रंगमंच फिर खूब सजेगा। हर रोबीला आला अफसर हिंदी का गुणगान करेगा। बस उसी दिन, एक दिन के लिए करेगा, बाकी तो फिर गई। आज पंगतें खूब सजेंगी, आज पंगतें खूब सजेंगी, हिंदी की दुम बजेगी,
हिंदी की दुंदुभी बजेगी, कविता और शायरी सुनकर हिंदी की तकदीर बनेगी। विद्वानों की भरी सभा में, विद्वानों की भरी सभा में हिंदी की भी दाल गलेगी। कहने को कुछ देर भले ही अपनी भी किस्मत चमकेगी। वैसे तो कोई पूछता नहीं हिंदी वालों को, लेकिन आज हो जाती है बात। तो कहने को कुछ देर भले ही अपनी भी किस्मत चमकेगी। झूठे सच्चे बना आंकड़े स्वाभिमान का नारा देंगे। अब उस वक्त हम सभी अपनी अपनी सबको कुर्सी भी बचानी होती है, मतलब क्या कहें, हम तो सरकारी तंत्र से बंधे हुए, तो उसमें कितना सच है कितना झूठ है हम सब जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है। जी जी जी। तो झूठे सच्चे बना आंकड़े, झूठे सच्चे बना आंकड़े स्वाभिमान का नारा देंगे। अंग्रेजी दाम मिलकर सारे इसको एक सहारा देंगे। वो अक्सर जो बहुत अंग्रेजी बोलते थे ना, वो भी आज आ जाएंगे, भाई देखो भी वो भी आए, इतनी बड़ी मीटिंग हुई, वो भी बैठे हैं साथ में। तो अंग्रेजी दाम मिलकर सारे इसको एक सहारा देंगे। हिंदी बोलेंगे ये ऐसे, हिंदी बोलेंगे ये ऐसे, हिंदी पर उपकार करेंगे। कितने तर्क गिनाएंगे तब हिंदी का व्यापार करेंगे। कितने तर्क गिनाएंगे तब हिंदी का व्यापार करेंगे। कब तक बहलाएंगे खुद को, कब तक बहलाएंगे खुद को, कब तक सबको शिक्षा देंगे। हिंदी का अधिकार बताकर कब तक अग्नि परीक्षा देंगे। हिंदी का अधिकार बताकर, एक जगह का अधिकार कह रहे हैं, दूसरी जगह इतने जवाब देने पड़ते हैं हम लोगों को। कब तक बहलाएंगे खुद को, कब तक सबको शिक्षा देंगे, कब तक हिंदी का अधिकार बताकर कब तक अग्नि परीक्षा देंगे। जब हिंदी से शर्म न आए, जब हिंदी से शर्म न आए, जब यह पढ़ी लिखी कहलाए, हम गौरव से शीश उठाकर उस दिन हिंदी दिवस मनाएंगे। हम गौरव से शीश उठाकर उस दिन हिंदी दिवस मनाएं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत बढ़िया। स्वाभिमान अकेला नहीं जुड़ पाएगा, हमें उसको समृद्ध करना होगा। हमारे जो नेट पर जो चीजें हैं, आप एक शब्द खोलिए ना हिंदी, अंग्रेजी में लिखिए, देखिए कितनी चीजें निकल कर आती हैं, और हिंदी में लिखिए, देखिए कितनी कम चीजें। नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा होना चाहिए। ये ना वो नरेश जी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो मुझे ही मोहब्बत नहीं है इतनी, तो उसे मोहब्बत नहीं, तो हमें इतना बुखार क्यों है। तो ये दोनों तरफ का प्यार तो है, दोनों तरफ का होना चाहिए, एक तरफ से नहीं चलेगा कि मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तो हिंदी को बहुत प्यार, लेकिन हिंदी मुझे क्या देती है। लोग कहते हैं वो हिंदी वाले आगे, ऐसे लगता है जैसे वो जो आते हैं ना, रेडी वाले आ जाते हैं या वो कबाड़ी वाले आ जाते हैं, मतलब ये हमारा सम्मान, भाई हिंदी वाले आए। आज हम जाते हैं कहीं निरीक्षण करने विभागों में, हम सुनते हैं ना, हम महसूस करते हैं उस चीज को, क्योंकि हम हिंदी में। और मेरे जैसे व्यक्ति, मैं आपको बताऊं कि मैंने कितना समय, हमारी जो एयर होस्टेस होती हैं, वहां पर उन लोगों को मैं एक लंबे समय तक उनको अनाउंसमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए जाती रही हूँ। और जब मैं बात करती हूँ तो उन लोगों को लगता है कि क्या होगा, हम लोग देश विदेश में जाते हैं, हिंदी नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि आपने साड़ी क्यों पहनी, हमने अपना जो अटायर रखा है, हमने अपना परिधान साड़ी क्यों रखा है। हम भी और दूसरी एयरलाइंस की तरह से दूसरी ड्रेसेस रख सकते थे, क्योंकि साड़ी हमारे देश के साथ जुड़ी, हमारी पहचान के साथ जुड़ती है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ती है। ऐसे ही हिंदी भी हमारी संस्कृति के साथ जुड़ती है। जिसे चाहिए हम उसे अंग्रेजी बोलेंगे, अगर हमें फ्रेंच आती है हम फ्रेंच भी बोलेंगे, पर वो दूसरे नंबर पर होगा। हमारी पहली बात जो, हमारी प्राथमिकता जो है वो हिंदी की होनी चाहिए। अगर हम वाकई हिंदी दिवस मनाते हैं तो ये शर्त हमारी होनी, बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये हमारी संस्कृति जो है, संस्कृति और जो आपने परिधान पहना है और जो ये भारतीय संस्कृति का गौरव है, इसको बचाने की जरूरत है। उसी तरह से जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, और हम सब यहाँ बैठे हैं और बाकी सभी देश के जो हिंदी से प्यार करने वाले हैं, करते सभी हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो कोशिश करने में कुछ कमी है, जिसकी वजह से सरकार भी उदासीन है। मैं बार बार सरकार का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऊपर से, लक्ष्मी सर ने भी कहा था कि ऊपर से, और आपने शक्ति की बात कही थी, तो ये सब चीजों का समावेश होने की जरूरत है, तभी ये सुधार होगा। और इंतजार अब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं चलते चलते प्रोग्राम मेरा अब समाप्ति की ओर है। मैं समझना चाहूंगी सांडेल सर, जो आपने एक इस तरह का कार्य जो है, ये हमारा सम्मान और सिर को
ऊंचा बनाने के लिए काफी अच्छा काम आपने कहा था। और चलते चलते दो शब्द क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पूरे देश में और सरकार को और भी क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो संस्कृति के साथ साथ हमारे जो भाषा है, ये हिंदी की बात कर रहे हैं, और भी भाषाएं हैं, इन सबका के विकास हो। आपने बहुत अच्छी पहल की कि आपने वहां पे अपनी भाषा में जो हस्ताक्षर किए, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। चलते चलते कम शब्दों में संक्षेप में सर। मैं चलते चलते कवि हूँ तो कविता की भाषा में 2-3 अंतरे पढ़ता हूँ और वो सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी पर विश्व का सबसे बड़ा लंबा धरना चला था, ये 90 के दशक की बात है। और हम मतलब अनिल जोशी, प्रमोद शास्त्री, मैं, राजेश गोविना, राजेश, ये सब हम मिलकर हमने वहां पर लड़ाई लड़ी। बलदेव वंशी जी भी हमारे साथ थे। तो वहां पे हम मतलब कई महीनों तक वहां पे बैठे रहते थे धरनों पर, और हमने नुक्कड़ नाटक किए वहां पे। भारत बनाम इंडिया, वहां पर नुक्कड़ नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ। उसका एक गीत मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। वो अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ हमने वहां पे नाटक किए थे ये। तो भारत की भाषाएं लाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। जर्मन हो, जापान, चीन या रूस या तुर्किस्तान, सबने अपनी भाषा में ही ऊंची भरी उड़ान। हम भी अलग जगाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, भारत देश में हम भारत की भाषाएं लाएंगे। और पटरानी थी जो इस घर की, बन बैठी वो आया, हटा ही देंगे माँ के सर से अब ये काली छाया। पटरानी थी जो इस घर की, बन बैठी वो आया, हटा ही देंगे माँ के सर से अब ये काली छाया। माँ को चंवर डुलाएंगे, आसन पर बिठलाएंगे, भारत देश में हम भारत की भाषाएं लाएंगे, भारत में हम हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। पहुंच ही देंगे दीवारों से मैकाले के नारे, पहुंच ही देंगे। वो जो एक तेवर था नुक्कड़ नाटक का, वो इस पूरे गीत में है। बड़ा लंबा गीत है, लेकिन मैं बस 1-2 अंतरे और सुनाता हूँ। पहुंच ही देंगे दीवारों से मैकाले के नारे, दिखला देंगे काले अंग्रेजों को दिन में तारे, दिखला देंगे काले अंग्रेजों को दिन में तारे। गांधी की बात उठाएंगे, गांधी का स्वप्न सजाएंगे, भारत देश में हम भारत की भाषाएं लाएंगे। और हिंदी दिवस भी कैसा भैया, श्राद्ध पड़े तब आता। देखिए, श्राद्ध आपको दिन में आता है। ये थोड़ा मैंने व्यंग इसमें लाने की कोशिश की है। अब तो थोड़ा श्राद्ध आगे खिसक गए हैं, थोड़ा ये अभी भी है, याद तो है। इस बार का हिंदी दिवस विशेष है, जो श्राद्धों में नहीं पड़ रहा। हिंदी दिवस भी कैसा भैया, श्राद्ध पड़े तब आता, हिंदी के पंडों में फंस ये हिंदी डे बन जाता, हिंदी के पंडों में फंस ये हिंदी डे बन जाता। हिंदी डे न मनाएंगे, हिंदी युग अपनाएंगे, हिंदी डे न मनाएंगे, हिंदी युग अपनाएंगे। भारत देश में हम भारत की भाषाएं लाएंगे, भारत देश में हम हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। तो वो सरकार के लिए भी जरूरी है, वो जनमानस के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए, सबके लिए, जो जागरूक लोग हैं, जो देश के प्रति निष्ठावान हैं, जो भाषा और संस्कृति के प्रति निष्ठावान हैं, उन सबका ये कर्तव्य होता है कि हम हिंदी को, अपनी भाषा को, जो कि हमारी संस्कृति की का स्रोत है, उसको हम बचा के रखें। धन्यवाद। जी जी, लक्ष्मी सर, आपका जो कवि हृदय है वो क्या कहता है, किस तरह से और विकास होना चाहिए, और दो शब्द जो चलते चलते आप दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? जी सर। देखिए, विचार विमर्श तो बहुत हो चुका और वर्षों से हो रहा और होता रहेगा। मैं सिर्फ सूत्र रूप में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, करीब करीब भारत में 70 करोड़, हालांकि वो लोकसभा वाले टीवी पे तो नरेश जी भी थे, और वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी तो कह रहे थे कि 80% से ज्यादा लोग जानते हैं। अब उनकी गणित पे चले फिर तो 100 करोड़ लोग बन जाते हैं। मैं कहता हूं चलिए 70 करोड़ सिर्फ भारत में अगर हिंदी भाषी हैं,
मान लीजिए उसमें से 90% ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और बिल्कुल किसी लायक नहीं, तो भी 7 करोड़ बन जाते हैं। और 7 करोड़ का मतलब है करीब करीब 100 देशों की आबादी मिला लें तब 7 करोड़ बनेगा। छोटे छोटे देश दुनिया में बहुत है, 15,000 आबादी, 30,000 आबादी। ये 7 करोड़ लोग अगर हिंदी को ताकत दे दें तो हिंदी कहां से कहां पहुंचेगी। इसलिए बहुत जरूरी, जो भी यहाँ दर्शक सुन रहे हैं, आप लोग भी इन बातों को बढ़ाइए कि कृपा करके वो ताकत कैसे मिलेगी। आप अपने घर में हिंदी का अखबार मंगाइए, आप अपने घर में हिंदी की पत्रिका मंगाइए। अगर सिर्फ 50 रुपए खर्च कर देते, कितने बमुश्किल 70 करोड़ में से अगर 2 लाख लोग भी 50 रुपए महीने खर्च कर देते तो ये कादम्बनी और नंदन नहीं बंद होती। वो तो बहाना मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा करिए और बच्चों को कोई पत्रिकाएं दीजिए और कोई ना कोई दक्षिण भारतीय गैर हिंदी भाषी जो प्रांत है उनको अपना बनाइए। तमिल वाले इतनी प्राचीन महान भाषा है, उनको लगता है हिंदी में हमारे ऊपर क्यों ला दी जा रही। तो भाई तमिल वालों से, तेलुगु वालों से ये भारत सरकार भी करे, जो फंड्स हैं अनुवाद वाले उनको 10 गुना कर दीजिए, आदान प्रदान बढ़ाइए। तो वो बहुत जरूरी है। जी जी। और 70 करोड़ हिंदी वालों में अगर आपको 50,000 रुपए दे के कविता संग्रह छपाना पड़े और फिर 300 छपे, 70 करोड़ की हिंदी में 300 संग्रह, और वो भी ना बिके, कभी बांटता फिरे इसको, तो फिर आप सोच लीजिए हिंदी की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं हिंदी वाले जो हम सब हैं, परिचर्चा के साथ साथ नरेश जी ने तो वो काम किया है, वो और सबको भी करना है। हर व्यक्ति हिंदी का एक सिपाही बने और हिंदी के लिए काम करे, हिंदी को बचाए, हिंदी के शब्दों को बचाए, हिंदी के साहित्य को बढ़ाए, हिंदी को विमर्श की भाषा बनाए। हिंदी में खाली कविता कहानी से नहीं चलने का है, उसके लिए हिंदी को संपन्न होना पड़ेगा। दुनिया भर की जानकारी अपने हिंदी में जुटा लीजिए। आज बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब जागरूक हो रहे हैं। पूरी दुनिया के जो अब इंटरनेट की वजह से ये क्रांति इंटरनेट ने दी है कि विदेशों में जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं वो संगठित हो रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं। तो ये एक अवसर, अगर हम चूक गए तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही हम लोग दुखी होते रहेंगे। और फिर मैं दोहराता हूँ, इस बात को दोहराना मैं जरूरी मानता हूँ। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं दिल्ली नया नया आया था और मैं एक पहली बार सब्जी मंडी गया तो उसी ठेले पर एक सज्जन सब्जी खरीद रहे, बहुत गोद में प्यारा सा बच्चा था। अचानक मैंने देखा उसके बहुत जोर का छापड़ मारा, बच्चा तिलमिला के रह गया। वजह क्या थी? बच्चे ने आम मांग दिया था। उसने बाप ने कर्कश स्वर में कहा, कितनी बार कहा, मैंगो नहीं बोल सकता। ऐसा क्यों किया था उसने? वो गोद का बच्चा था, क्यों किया था? उसको लगा कि एक हिंदी शब्द बोलने से उसका भविष्य खतरे में पड़ गया। कौन सी 130 करोड़ के देश में मुझे वो माँ बता दीजिए जो बच्चे को, सुनिए, जैसे ही बच्चा 3-4 महीने का जरा सी चेतना आती है, मुझे उस माँ के बारे में बता दीजिए जो ये नहीं बताती बेटा तुम्हारी नोज कहाँ है, तुम्हारी आइस कहाँ है, तुम्हारे हेयर कहाँ है। बता दीजिए, कोई नाक कहती है कोई माँ, तो क्यों कहती है? क्योंकि वही है कि बच्चा अंग्रेजी से बचपन से पारंगत हो गया तो फिर देश का वो उन्नत भविष्य वाला बनेगा। इसलिए वो सबसे जरूरी है, हिंदी को रोजगार की भाषा बनाइए। जब तक एमबीबीएस, जब तक बीटेक, जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब तक ये सारे पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हैं, तब तक आप बहुत ज्यादा ये जो है स्वाभिमान और सहकार, वो तो सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष पर हम आते हैं तो वो कारगर नहीं हो पाएंगी। करना सरकारों को पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा, एनजीओ को करना पड़ेगा। हम सब हिंदी सेवियों को एक, जिसको कहते हैं कार्यकर्ता बन के आगे बढ़ के हिंदी को बचा। हिंदी भाषा से बोली में बदली जा रही है, हमारे शब्द खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए बहुत सजग होने की जरूरत है और बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है अलका जी हैं, लेकिन बस वही 1-2 शब्दों में आप कह दीजिए कि किस तरह से सरकार का प्रारूप होना चाहिए कि जब हमारे इतने विदेशों में अपनी भाषा में, तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हुए, जापान है, कोरिया है, जर्मनी है, तमाम देश हैं, ये बढ़ रहे हैं आगे, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या कुछ करनी चाहिए, कहाँ क्यों नहीं कर रही है सरकार और किस तरह से काम करने की जरूरत है? जैसे कि लक्ष्मी सर ने बहुत अच्छी बात कही है। जी अलका जी। मुझे लगता है कि जो बातें अभी हुई हैं वो इसमें समग्र है कि जब तक हम उसको, पहली बात है
कि भूखे भजन न होई है गोपाला, अगर हम उसको रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तो भाई आप कविता पढ़ के चल सकते हैं क्या? आपको नौकरी, मतलब लोग पूछते हैं भाई, एक चुटकुला आपने भी सुना होगा कि भाई माँ ने पूछा बेटी के लिए लड़का देख कर आए हो, लड़का क्या करता है? कहता है लड़का कवि है। वो तो ठीक है, पर करता क्या है? मतलब लड़का कवि है, ये अधूरा है सेंटेंस, अब पूरा करिए, वो करता क्या है? यानी कवि होना कोई वो नहीं हुई, नौकरी नहीं हुई। उसी तरीके से हिंदी जानना अपने आप में, कोई भाषा को जानना नहीं, ये तो हम पेट से जानते हैं। जब बच्चा रोता है और माँ जान लेती है, उसकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी लेके आती है माँ, उसको कोई प्रशिक्षण थोड़ी दिया जाता है कि बच्चा ऐसे रोएगा तो उसके पेट में दर्द है, ऐसे रोएगा तो उसको नींद आ रही है, ऐसे रोएगा तो उसको भूख लग रही है, ऐसा तो नहीं। पर माँ समझती है उस बात को। ये हमारी नाभि से जुड़ी हुई भाषा है भाई, इसको हमें सीखने समझने की जरूरत नहीं कि इसके लिए क्लास जाना पड़ेगा। ये तो हम अंग्रेजी के क्लास जाएंगे, उसके लिए क्लास लगनी चाहिए। अब हमें ये देखिए, हिंदी हमारे साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारा शरीर बढ़ता है धीरे धीरे, उसी तरीके से भाषा का विकास होना चाहिए। आज के समय में जो मुझे एक कमी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन बातों से जागरूक नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहती। मेरे भी बच्चे हैं और वो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, और मैं देखती हूँ मेरे साथ मेरी बेटी जो है साजल, लगातार मेरे साथ बहुत अच्छे साहित्यिक प्रोग्राम बना रही है। वो इंजीनियर है लेकिन मेरे साथ लगा करके काम करती है। मेरी बड़ी बिटिया प्राची, वो इंजीनियर है, लेकिन मैं उससे जब भी किसी तरह की सलाह मांगती हूँ, इतने नए आइडियाज लेकर के आती है। तो मैं ये नहीं मानती, और उनके अंदर भी स्वाभिमान का पुट है। वो अपने देश को सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं, वो अपनी भाषा को सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ दिक्कत है। वो दिक्कत हमारे साथ भी है। मैंने भी उसको पढ़ा, मैं भी आज इस बड़े मंच पे स्वीकार करती हूँ 49, 39, 79 इसको हिंदी में बोलना मुझे दिक्कत होती है। 61, 62, 63, 64 तो बोल जाती हूँ, पर 69 को 59 कहेंगे या 69 कहेंगे, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि हमने हिंदी में नहीं पढ़ा। हमने एक भी क्लास में 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा। इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन आज मैं उसको याद करके उससे सीखती हूँ और थोड़ा सा ध्यान लगा के बोलती हूँ कि ये क्या होना चाहिए, और मैं उसे बोल देती हूँ 49 का मतलब 49 है, ना 59 है। तो अब मैं उस बात को समझने लगी, सजग हो गई। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सजग हैं, पर उनको हमें थोड़ा सा जमीन देनी पड़ेगी उसके लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो उनके साथ होती है वो ये होती है कि लिपि की दिक्कत। हम बात इंग्लिश में, हिंदी में करते हैं, हम फिल्में हिंदी में देखते हैं, हम गाने हिंदी के गाते हैं, सीरियल हिंदी के देखते हैं, हम डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, सब कुछ हिंदी में करते हैं। लेकिन जब आपको कागज पर 2 लाइन लिखनी है तो आप हिंदी में नहीं लिख सकते। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है कि हमारे स्कूलों ने हमसे हिंदी की कलम छीन ली। हमारी अंग्रेजी की तो लगातार एग्जाम चलता है, चाहे पेपर देना हो आपको नौकरी का, चाहे आपको पेपर देना हो एंट्रेंस एग्जाम का, हिंदी में कुछ भी नहीं होता, 10% भी नहीं होता। तो ये नहीं चलेगा। नई शिक्षा नीति से हम कुछ उम्मीदें लगा के चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को उसके गर्भ में रखना पड़ेगा, हमें उसके आधार में इसको रखना पड़ेगा कि हमारी जो शुरुआती शिक्षा है वो हिंदी से चलनी चाहिए। और जैसी बात अभी वाजपेयी जी ने कही कि हमारी जो आगे की शिक्षा है, आप MBBS पढ़ना चाहते हैं, आप तकनीकी ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, आपको हिंदी में समृद्ध होना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, होना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं, बिल्कुल सही। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात कही है। समृद्ध होने के लिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। सांडिल्य सर, 2 शब्द और बस हम समाप्ति की ओर ही है। तो मैं बहुत संक्षेप में जी। हाँ बिल्कुल संक्षिप्त में कहूँगा। मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं कि अलग अलग जलती हुई अग्नियां कराती हैं अपनी ही ऐसी की तैसी। तो अगर हम अलग अलग अग्नियों की तरह प्रयास करेंगे तो हम नहीं सफल होंगे। हमें एक मशाल के रूप में आना पड़ेगा। मेरा एक दोहा है, वो मैं सुनाकर अपना वक्तव्य खत्म करूंगा कि लौ से लौ को जोड़कर जी संक्षेप, लौ को बना मशाल, लौ से लौ को जोड़कर लौ को बना मशाल, क्या होता है देख फिर अंधियारों का हाल, क्या होता है देख फिर अंधियारों का हाल। बहुत खूब, अंधियारों का हाल, बहुत बहुत खूब। लक्ष्मी सर, अलका जी और सांडिल सर, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि अपने स्तर पे हमें भी सहयोग देने की जरूरत है, और सार्थक पहल की बात कही है। अलका जी ने कही है कि समृद्ध और
इसमें शक्ति की हम सबकी जिम्मेदारी सरकार और समाज और हम सब परिवार की ऐसी नीति हो कि इस पे और रोजगार की भाषा जो है ये हिंदी रोजगार की भाषा बने, तभी ये सशक्त हो सकती है। और निष्कर्ष यही निकलता है, जब तक आप तकनीकी शिक्षा में इसको प्रगाढ़ नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं है, तो तभी इस तरह के आयोजन का तभी ये सफल हो पाएगा, जब इस पे ऊपर से काम होगा, सार्थक हो पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।